नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। एक तरफ हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारी मानवता जूझ रही है कोरोना जैसे संकट के खिलाफ लड़ने में, और वहीं दुनिया के किसी कोने में सरकार के खिलाफ जनता उतरी है रास्ते पे अपने हकों के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और वहां एक मूवमेंट शुरू हुई। आप सब जानते हैं कि एक पुलिस वाला था जो वहां का एक व्हाइट गोरा या श्वेत वर्णीय पुलिस वाला था, और उस श्वेत पुलिस वाले ने वहां के एक अफ्रीकी वंश के एक नागरिक की निर्मम हत्या की। अभी निर्मम हत्या थी या पुलिस वाले ने अपना कर्तव्य निभाते निभाते किया, ये सारी चीजें हम आगे आगे जान लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। परंतु उस हत्या को एक रंग मिला क्योंकि मरने वाले का और मारने वाले का रंग पूरा अलग था। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक आंदोलन शुरू हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर। यह आंदोलन करने में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सबकी जिंदगी है वो अहम है, और ये ब्लैक हो या वाइट हो, ये भारत हो या पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो या फिर अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं का संविधान हो, इक्वालिटी या फिर समता सबके लिए है। तो समता में जीवित का अधिकार है। अगर किसी का जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन तो होना ही है। परंतु इसमें एक दर्दनाक चीज हुई। बात यह थी दोस्तों कि कुछ दिनों पहले महात्मा गांधी का एक स्टैचू, वहां उनका एक पुतला जो भारत की एम्बेसी पे था, उस पुतले को निर्मम तरीके से तहस महस कर दिया गया। क्या ये पुतला तहस महस करना, क्या ये महात्मा गांधी के विचारों की हत्या है, या क्या पुतला तहस महस करके विचारों की हत्या कर सकता है? इन सारी बातों का अभी यहां कोई मतलब नहीं। और महात्मा गांधी जो है वो व्यक्ति इतनी बड़ी थी, उनके विचार आज भी की कोई उपयोगिता है या नहीं है, ये सारी बातें ये हम कर चुके हैं। और ये सारी बातें अगर आज भी होती है महात्मा गांधी की हत्या के 7 दशकों बाद, तो शायद पता चलता है कि महात्मा गांधी व्यक्ति की हैसियत, काबिलियत, महत्व, अहमियत क्या थी। तो अगर इतने बड़े व्यक्ति के पुतले के साथ कुछ अगर गलत होता है तो दुख होना जायज है, पर स्वाभाविक तौर से अगर दुख होता है तो कब ज्यादा होता है? अगर महात्मा गांधी के विचारों के विरुद्ध अगर किसने, अगर उनके जो व्यक्ति उनके विचारों के खिलाफ है, अगर उसने अगर ऐसा कुछ किया तो दुख हो सकता है, होता है, होना ही चाहिए। परंतु महात्मा गांधी के विचारों पे एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत में नहीं वो दुनिया में उससे पहले शुरू हुआ। और उसी आंदोलन का आज का जो एक मंजर है, उसी मंजर में कुछ लोग गांधी जी के पुतले को तहस महस कर देते। ये कहां का आंदोलन है? बहुत लोगों को ये नहीं पता कि महात्मा गांधी का जो कृष्णवर्णीय है, जो अफ्रीकी है, जो गोरे नहीं है, उनके लिए योगदान क्या बहुत कम लोगों को पता है। हम सभी को ये पता है कि 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए। वो पहले लंदन में उन्होंने अपनी बैरिस्टरशिप पाली थी, उसके बाद वो वहां चले गए अफ्रीका में। वहां के बढ़िया कुछ लॉ फॉर्म्स में गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया। ये सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसी एक प्रिटोरिया जा रहे थे, मैरिट्सबर्ग नाम का एक स्टेशन आया, उस स्टेशन पे एक फिर टीसी आया। टीसी ने पहले उनको पूछा कि अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो सबसे पहले तू काला होके यहाँ क्या कर रहा है, तू गोरा ना होके यहाँ क्या कर रहा है? तो गांधी जी ने उसे टिकट नहीं पूछा, उसने पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो फिर गांधी जी ने कहा मैं यहाँ बैठा हूं, मैं यहाँ का एक मुसाफिर हूं। तो उसने पूछा कि तू ऐसे कैसे बैठ सकता है? गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, इसलिए बैठा हूं मैं यहाँ।
तो बिना टिकट देके 2-3 लोगों ने आके वहां से उनको हटा दिया। उसके बाद फिर वो पूरी रात उन्हें वहां निकालनी पड़ी। उसके बाद वहां से बग्गी करके जाने की कोशिश की। बग्गी में भी कुछ गोरे लोग थे, उन्होंने भी गांधी जी को वहां से हटाया। फिर पूरी की पूरी जो रात थी वो बग्गी वाले के बाजू में ठंडक में उन्हें गुजारनी पड़ी। ये सारी चीजें हम मानते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी का वहां एक जो संघर्ष शुरू हुआ, वो संघर्ष अपने हकों के लिए था। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर आप गोरे नहीं हो तो आपको किसी हक की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये वहां का नियम था और दस्तूर भी था। नियम होना अलग है, दस्तूर होना अलग है, पर वहां को नियम भी था और दस्तूर भी था। उसके खिलाफ गांधी जी ने पहले अपना आंदोलन शुरू किया था। पहले जो आंदोलन शुरू किया वो वहां के जो गोरे नहीं है उनके लिए, तो पहला उनका फोकस था कि जो हिंदुस्तानी है वहां के उनके लिए, क्योंकि हिंदुस्तानियों को मिलने वाली जो सुविधाएं थी वो बहुत कम थी और उनको जो मिलने वाली ट्रीटमेंट जो थी वो बहुत घटिया थी। इसलिए उन्हें वो आंदोलन शुरू किया। सब जानते हैं। पर उसके बाद भी अपना आंदोलन उन्होंने कुछ सालों के बाद बंद नहीं किया। अगर वो 1906 हो या 1907 हो, अलग अलग मौकों पे अलग अलग बातों के लिए गांधी जी को हमेशा जेल जाना पड़ा। एक बार ऐसा दौर आया कि वहां की सरकार ने वहां एक कायदा लाया। वो कायदा ये था कि अगर आपकी शादी अगर क्रिश्चियन लॉ से नहीं हुई तो उस क्रिश्चियन लॉ की वजह से ना होने की वजह से आपकी शादी क्रिश्चियन लॉ से के मुताबिक ना होने की वजह से नलीफाई की जाएगी। इसका मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि मेरी शादी को कोई यहां मान्यता नहीं प्राप्त होगी। और उन्होंने ये तक कहा था, जो हिंदुस्तान थे उन्होंने ये तक कहा था कि हमारी जो धर्मपत्नियां हैं वो हमारी धर्मपत्नी बल्कि रखेल कही जाएगी। दोस्तों, हिंदुस्तानी लोगों के मन में इस बात के लिए एक अग्नि पैदा करना, इसके खिलाफ एक आक्रोश पैदा करने का सबसे बड़ा काम गांधी जी ने किया। सबसे पहले जब टॉल्स्टॉय के विचारों से वो प्रभावित हुए, रस्किन बॉन्ड की जो उनने अनटू द लास्ट नाम की बहुत बढ़िया किताब पढ़ी थी, उसके बाद टॉल्स्टॉय फार्म में उनका बहुत बड़ा काम था। तो वो सारी चीजें हम जानते हैं। पर उसके बाद भी वहां का काम उनका खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि महात्मा गांधी ने ये सारी बातें सत्याग्रह के आंदोलन से की। सत्याग्रह को टॉल्स्टॉय फार्म हो या कहीं और हो, सत्याग्रह को उन्होंने अपना पहला शस्त्र बनाया। शस्त्र क्या था सत्याग्रह का? आज गांधी जी के नाम से जो मूवमेंट शुरू हुई, उस मूवमेंट के आज के जो लोग हैं वो गांधी जी की ही विचारों की हत्या तो करते ही है, उनके पुतले की भी हत्या करते हैं। पुतले की हत्या मतलब विचारों की हत्या नहीं है। विचारों की हत्या हुई है इसलिए पुतले की हत्या है। क्या है ये सत्याग्रह? सत्याग्रह ये था कि सत्य का आग्रह, मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज में हूं और सत्य के लिए मैं आग्रही हूं। पर क्या गांधी जी का ये सत्य, क्योंकि सत्य का अपना अपना वर्जन है, आपके लिए 6 है तो मेरे लिए 9 है, या बैठे बैठे। पर फिर क्या गांधी जी की हत्या या गांधी जी के विचारों की हत्या अगर होती है तो इन लोगों ने कैसे की उसकी हत्या? अगर आप ये कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं तो मैं अपने सत्य पे निर्भर हूं। जब कायदों के खिलाफ महात्मा गांधी डटे खड़े हुए, तब महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी सबसे बड़ी बात की कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार होगा मेरा। क्या करेंगे वो लोग? मेरे क्या करेंगे? मुझे पकड़ेंगे, शायद धमकाएंगे, शायद मारेंगे, शायद बंदूक की गोली या फिर लाठियों से मेरी हत्या कर देंगे। पर बंदूक की गोली और लाठियों से मेरी हत्या करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेगी मेरी डेड बॉडी, उन्हें मेरा शव मिलेगा। पर मेरा प्रेत मिलने के बाद उन्हें वो नहीं मिलेगा जो मुझसे चाहते हैं, और वो है मेरी कंसेंट, मेरी हाँ। उनके बनाए कायदे को मैं हाँ कहूं जो वो चाहते हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। मेरी डेड बॉडी मिलने दो, मेरी कंसेंट नहीं मिलेगी। ये सबसे अहम बात अपने लोगों के मन में गांधी जी ने बताई थी।
गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में, या फिर गांधी जी जो एक पूरा मतलब लोगों की एक झुंड नहीं कह सकते पर लोगों की भीड़ लेके उसे जो एक नेतृत्व देने की कोशिश करते थे, उसके बारे में अगर कहा जाए तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं हम हाथी का। भारतीय संस्कृति में हाथी को वैसे भी बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। वो इस चीज के लिए नहीं कि वो गणेश का रूप मानते हैं या फिर गणेश को हाथी का रूप है, सिर्फ इस चीज के लिए नहीं। भारतीय संस्कृति में या कहीं भी और हाथी को मानते इस चीज के लिए कि हाथी सामर्थ्य का प्रतीक है, और सामर्थ्य का प्रतीक है तो सामर्थ्य दिखाने के लिए हाथी जाके कहीं कुछ तहस-महस नहीं करता या कहीं जाके कोई हिंसा नहीं करता। अगर हाथी हिंसा पे उतर आए तो हाथी पागल हो चुका है, पर जब भी कोई हाथी पागल नहीं होता वो कभी हाथी हिंसा पे नहीं उतरता। हाथी के साथ भी अगर हिंसा करे तो भी हाथी हिंसा पे उतरता नहीं है। हाथियों का झुंड भी अगर देखा जाए तो शांति से अपने अपने तरीके से वो चलता रहता है, अपना रास्ता वो बनाते रहता है। इतना ताकतवर होने के बाद भी हाथी अगर है तो वो हिंसा क्यों नहीं करता? क्योंकि हाथी को हिंसा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हाथी का हाथी होना उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। हाथी के अगर आसपास जाओ तो एक डर लगता है कि मुझे ये कुछ करेगा, आपको पता है कि वो करेगा नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस है आपको बाघ या शेर के आसपास या कुत्ते के आसपास भी जाके नहीं मिलेगा। डर लगेगा कि कुत्ता काट सकता है, शेर फाड़ सकता है। पर अगर हाथी के आसपास जाओ तो हाथी कुछ करेगा ये डर नहीं लगता, फिर भी वो कुछ कर सकता है या वो कुछ करने की क्षमता रखता है, इस चीज का हमें डर लगता है। वो जो भव्यता होती है उसके बारे में एक आदर भी है और डर भी है। दोस्तों, सत्याग्रह का गांधी जी का सबसे बड़ा अर्थ ये था जब वो लोगों को लेके जाते थे कि आप कुछ करने की संभावना रख सकते हो, क्षमता रख सकते हो। उस क्षमता की वजह से लोगों के मन में या फिर व्यवस्था के मन में आपका डर पैदा होगा, आपके शत्रु के मन में आपका डर पैदा होगा। पर वो डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और ये हथियार का दूसरा नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह सिर्फ ये बात नहीं थी। अफ्रीका में आपको जाके बहुत हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी, ताज्जुब भी होगा, सब होगा। शायद आप विश्वास ही नहीं रखेंगे, आप जाके देख सकते हैं। क्या आपको पता है गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 3 जगहों पर फुटबॉल क्लब तैयार किए थे, फुटबॉल क्लब शुरू किए थे। एक प्रिटोरिया है, एक डरबन है और एक जोहानसबर्ग है। फुटबॉल क्यों? गांधी जी को फुटबॉल के बारे में प्यार बहुत था। वो शायद कभी खेली नहीं फुटबॉल, पर फुटबॉल क्यों? जो अफ्रीकी लोग थे, जो श्वेत वर्णी नहीं थे, उनके मन में जो गुस्सा है, उनके मन में प्रतिशोध की जो अग्नि है, उसको अगर चैनलाइज किया जाए तो अगर हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं तो उसके लिए फुटबॉल एक बहुत बड़ा नजरिया हो सकता है। उस फुटबॉल क्लब का नाम था पैसिव रेजिस्टर्स, प्रिटोरिया, डरबन और जोहानसबर्ग में। तब फुटबॉल पॉपुलर भी था। साउथ अफ्रीकी सरकार ने तब फुटबॉल को मान्यता भी दे दी थी। उसकी वजह से जो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स थे उनको मान्यता मिली थी, फुटबॉल क्लब को भी मान्यता मिली थी। तो इसकी वजह से अगर कोई फुटबॉल के मैचेस खेलना चाहता है, अगर कोई क्लब शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने परमिशन दे दी थी। तो सिर्फ नॉन व्हाइट लोगों के लिए कोई फुटबॉल क्लब होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आम फुटबॉल क्लब ने तब जो नॉन व्हाइट थे, जो कलर थे, जो डार्क थे, हमारी भाषा में जो काले थे, हमारी आज की भाषा में जो अफ्रीकी थे, उनको कोई एंट्री थी नहीं, सिर्फ गोरे लोगों को एंट्री थी। तो जो गोरे नहीं थे उनको भी फुटबॉल खेलना था,
तो फिर पैसिव रजिस्टर्स की स्थापना उसके लिए हुई। पैसिव रजिस्टर्स ने फुटबॉल के मैचेस ऑर्गेनाइज किए, वो मैच देखने के लिए लोग पैसे देके भी आए, और उस पैसे का जो विनियोग था वो जो श्वेत वर्णीय लोग नहीं थे, वो जो जेल में थे, उनकी मुक्ति के लिए उसका विनियोग हुआ, उनके केसेस लड़ने में उसका विनियोग हुआ, उनके कल्याण के लिए वो बाद में पैसा खर्च हुआ था। पर यह बात सच है कि गांधी जी ने फुटबॉल क्लब शुरू किए थे। लोगों के मन में गुस्सा है, जो अग्नि है उसको एक चैनलाइज अगर करना है तो जाके कहीं हथियार उठा के नहीं, जाके कहीं बॉम्ब बना के नहीं, या फिर जाके किसी के सर पे कुछ डालने से नहीं, जाके कहीं पत्थर उठाने से नहीं, किसी का पुतला, किसी की मूर्ति फोड़ने से नहीं, किसी के सीने में 3 गोलियां उतारने से नहीं। ये हो सकता है तो उन्हें वो फुटबॉल के माध्यम से हो सकता है, ये दिखाना पड़ेगा। फुटबॉल के माध्यम से जब उन्हें पता चलेगा कि आप बढ़िया खेल सकते हो, तो फिर शायद आपको उनसे रिकॉग्निशन मिल सकता है, या आप उनके साथ आ सकते हो, या उनके ऊपर भी हो सकते हो। आज के जमाने में यूरोप में, फ्रांस देश में, अगर हम वहां के गोरे और काले फुटबॉल प्लेयर्स की संख्या देखें जो वर्ल्ड कप जीती टीम है, तो पता चलेगा जो पैसिव रजिस्टर्स गांधी जी ने शुरू किया था वो आज कहां तक आ चुका है। ये गांधी जी का योगदान है, जो श्वेत वर्णीय नहीं कृष्ण वर्णीय थे उनके लिए। गांधी जी के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय हो, अपरिग्रह हो, ब्रह्मचर्य हो, सारी बातों का यहाँ आज कोई मतलब नहीं, सिर्फ जिक्र हो सकता है। सत्य का मतलब आपको पता है, ट्रुथ, सच। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन स्टॉकिंग। आज कोरोना का जमाना है, दुकान बंद होने वाले हैं, तो मैं अपने घर पे अगले 4 या 6 महीने के लिए सब कुछ अगर कर दूं और अगर परवाह ना करूं कि मेरे बाकी भाई बहन भूखे सो जाए, तो ये गलत है। तो इसे अपरिग्रह कहते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब तो आपको पता ही है। इन सारी बातों का मतलब क्या है? सबसे बड़ा गांधी जी का जो इंपॉर्टेंस था वो ये था, एंड्स एंड मीन थियोरी। मीन मतलब होता है माध्यम और एंड मतलब होता है हेतु, या फिर एंड मतलब हेतु नहीं, एंड मतलब होता है उसे क्या कहते हैं। गांधी जी का सबसे बड़ा महत्व है एंड्स एंड मीन थियोरी। एंड का मतलब होता है फाइनली जो होने वाला है, और मीन्स का मतलब होता है माध्यम। तो आप जिस तरीके से उसे अचीव करना चाहते हो उसी पे निर्भर है आगे क्या होगा। आपके मन में एक कुछ बात है, आपके मन में कुछ एक बहुत नोबेल थॉट है, और उस नोबेल थॉट को आप रियलाइज करने के लिए किस तरीके से जा रहे हो, तो उस नोबेल थॉट को रियलाइज करने के लिए आप जा रहे हो हिंसा के माध्यम से। आप लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हो, आप हथियार उठा रहे हो, आप डरा रहे हो, तो आपके मन में लोगों का कल्याण भी हो, पर उसके बाद वो कल्याण नहीं होने वाला क्योंकि आपका तरीका गलत है। सो एंड्स एंड मीन थ्योरी का मतलब होता है कि तरीका गलत होना मतलब नतीजा गलत होना। अगर तरीका सही है तो नतीजा सही है, और तरीका अगर गलत है तो नतीजा भी गलत है। सत्याग्रह और एंड्स एंड मीन थ्योरी के बारे में आपको मतलब अभी कुछ लिंक तो लगी होगी। अगर आप अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करते हो तो ब्रिटिश सरकार आपको टेररिस्ट करार देके सालों के लिए जेल में नहीं डाल सकती। शायद डालेगी तो जल्दी आ जाओगे। किया क्या आपने? शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को उकसाए बिना, किसी को मारे बिना, कहीं वहां पत्थर फेंके बिना मैंने वहां आंदोलन करने की कोशिश की। तो एंड्स एंड मीन थ्योरी का सबसे बड़ा मतलब है, अगर आपका तरीका सही है तो आपका नतीजा भी सही होगा, अगर आपका तरीका गलत है तो आपका नतीजा भी गलत होगा। एज यू सो शैल यू रीप।
जैसे आप जिस चीज को या जिस तरीके से आप बोओगे उस तरीके से आपको उसकी उपज मिलेगी। ये बहुत बढ़िया बात कही थी महात्मा गांधी ने। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, ना जाके कहीं पत्थर मारते थे, ना जाके किसी किसी के सीने में गोलियां दागते थे, ना जाके कहीं बम फोड़ते थे। उनको सरकार पकड़ के जेल में डाल देती थी, फिर वो आ जाते थे वापस। और सबसे बड़ी बात ये थी, अफ्रीका हो या फिर हिंदुस्तान हो, गांधी जी को ये पता चलता था कि आंदोलन वापस कब लेना है। क्योंकि जब आप आंदोलन करते हो तो आपके लिए जो उतरे हैं, आपके कहने पे जो उतरे हैं, उन्होंने आपकी कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई हो या फिर अपना प्रोफेशन हो, आपकी अपनी दुकान हो, अपनी नौकरी हो, उन सबको दूर रख के आपके साथ आने की कोशिश की है या आपके साथ आ चुके हैं। उन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर ये आपका आंदोलन सालों चलता रहा तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। और अगर एक पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद हो गई और अगर 6 साल के बाद आपको कोई अगर दूसरा आंदोलन करना है तो आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता होगा पिछले वक्त मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, या फिर मुझे माफी दे के गिड़गिड़ा के मेरी नौकरी मुझे वापस लेनी पड़ी थी। इसीलिए जब गांधी जी अपना आंदोलन करते थे उसकी परिणामकारकता देखते थे, पर उस आंदोलन की वजह से आंदोलन करने वालों का नुकसान बहुत कम होगा ये भी सोचते थे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि गांधी जी का कोई भी आंदोलन जो था वो उग्र आंदोलन नहीं हुआ। ना उस आंदोलन में सरकार की कोई संपत्ति का बहुत बड़े तरीके से कोई नुकसान हुआ, या फिर आंदोलनकर्ता जो थे उनको 10-10 साल के लिए अंदर डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज के जमाने में गांधी जी के आंदोलन का जो एडवोकेसी करते हैं या फिर जो गांधी जी को मानते हैं वो कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो आंदोलन गांधी जी ने अफ्रीका में शुरू किया, उसके बाद गांधी जी के उस आंदोलन में अगली पीढ़ी आई। उस अगली पीढ़ी का सबसे बड़ा नेता था नेल्सन मंडेला। उस पीढ़ी का अफ्रीका में एक बहुत बड़ा सेनापति था, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। और उस आंदोलन का सबसे बड़ा यश क्या था? उस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस ये था कि अमेरिका को पहली बार एक अफ्रीकी वंश का राष्ट्र प्रमुख मिला, बराक ओबामा। नेल्सन मंडेला तो तहे दिल से गांधी जी का शुक्रिया अदा करते थे। नेल्सन मंडेला कहते थे कि हमारी प्रेरणा गांधी से है। मार्टिन लूथर किंग ने भी गांधी जी के बारे में बहुत बार अच्छा कुछ कहा है। एक बार बराक ओबामा को पूछा गया कि अगर आपको ऊपर वाले ने मौका दिया किसी बहुत बड़ी व्यक्ति के साथ भोजन करने का, तो आप किसके साथ भोजन करेंगे? बराक ओबामा ने आंसर दिया था, मैं महात्मा गांधी के साथ भोजन करूंगा। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला एक अर्धवयु अफ्रीकी लोगों के लिए आंदोलन करने वाले। और इन्हीं की जो अगली पीढ़ी है जिसका एक कहना है ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब जो काले लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत अहम है, उसे मानने वाले करते क्या है? तो गांधी जी के ही पुतले को तहस महस करते हैं। गांधी जी के विचारों की हत्या ये है, सिर्फ पुतला जलाना, पुतले को तहस महस करना हत्या नहीं है, विचारों की हत्या हुई है, इसलिए हुआ है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने गांधी जी को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? मतलब गांधी जी हमारे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके विचारों पे चलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें गांधी जी बहुत पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गोडसे पसंद नहीं है, इसलिए हमें गांधीवादी कहो। मतलब गोडसे पसंद नहीं मतलब आप गांधीवादी, ये तो मतलब बात ही अलग है कुछ। पर गांधी जी को अपनी जायदाद मानने वाले, गांधी जी के विचारों को अपना विचार मानने वाले, खुद को गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त समझने वाले कहते क्या है आज? ब्लैक
लाइव्स मैटर जैसा आंदोलन जो अमेरिका में चल रहा है, वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं चल रहा? हिंदुस्तान में अगर इतनी बर्बादी हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो क्यों हिंदुस्तान का आम इंसान रास्ते पे नहीं आता? गांधी जी के कहने से हिंदुस्तान का आम इंसान शांतिपूर्ण तरीके से रास्ते पे आया, और जो अमेरिका में तहस महस हुआ, जो अमेरिका में हिंसा हुई, उस जैसी हिंसा हिंदुस्तान में क्यों नहीं होती? ये पूछने वाले कौन है? तो खुद को गांधी जी के विचारों के एक भक्त या फिर समर्थक या फिर पंथस्थ समझने वाले हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो चल रहा है हिंदुस्तान में वो थोड़ा उग्र होना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुद को गांधी जी के विचारों का पंथस्थ मानते हो, तो लोग गुस्सा होकर रास्ते पे क्यों नहीं उतरते और यहां एक केओस तैयार क्यों नहीं होता? ये पूछने वाले आप कौन होते हो? क्या आपका गांधी जी पे हक है? पूरी अपनी जिंदगी गांधी जी ने इस देश में एक संविधानात्मक अनुशासन लाने की कोशिश की थी। गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोगों ने इस संविधान बनाने में अपना हाथ बटाया था। गांधी जी के विचार थे हरिजनों के लिए और दलितों के लिए अपनी पूरी जिंदगी देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश के संविधान को लिखा था। और अगर बाबा साहब आंबेडकर हो या फिर महात्मा गांधी हो, इनको अपना मानने वाले अगर कहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे क्यों नहीं उतरते, तो क्या बाबा साहब आंबेडकर ने कहीं अपने टेक्स्ट में हिंसा लिखी थी? गांधी जी तो अहिंसा ही लिखी थी। अब किस तरीके से या किस बलबूते पे आप मानते हो कि आप गांधी जी के मार्ग पे चलते हो? जाते जाते एक छोटी सी कुछ लाइनें हैं, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, पर ये बहुत बड़ी कविता महाराष्ट्र के बहुत बड़े ज्ञानपीठ विजेता कुसुमाग्रज ने लिखी थी। वो एक बहुत बढ़िया कवि थे, उन्होंने लिखी थी। रात होती है और रात में चौक में बड़े बड़े लोगों के पुतले जमा होते हैं, महापुरुषों के पुतले जमा होते हैं। पहला महापुरुष कहता है, मैं बचा सिर्फ अपनी जाति के लोगों का, अफसोस। दूसरा महापुरुष कहता है, मैं भी बचा सिर्फ अपनी जाति के लोगों का। तीसरा महापुरुष कहता है, मुझे अपनी जाति के लोग अगर छोड़े तो कोई और पूछता नहीं है। और गांधी जी कहते हैं, आप खुशनसीब हो, कम से कम आपके पीछे आपकी जाति के लोग तो खड़े हैं। मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे सिर्फ सरकारी दफ्तरों की दीवारें खड़ी है, बाकी कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।